गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाएंगे। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो है 025870। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। तो इन 25 क्वेश्चंस का हम एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। Two median NA and OB of triangle ONOP intersect each other at S at right angle. If NA is equal to 15, OB is equal to 15, then what is the length of OA? हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है जिसका नाम हम लोगों को दे रखा है NOP। अब हमें पता है कि इसकी दो मीडियन है NA और OB जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती। मीडियन हमें पता है ग्रेविटी सेंटर पर इंटरसेक्ट करती है और मीडियन ग्रेविटी सेंटर जो है वो मीडियन को हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है। NA 15 है तो NG हमारे पास 10 होगी और GA हमारे पास 5 होगी। सेम ऐसे ही हमारे पास OG 10 होगी और GB क्या होगी 5, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ग्रेविटी सेंटर उसको 2:1 में बांटता है। हमें OA की लेंथ चाहिए। अब देखो हमें पता है ये एंगल 90 डिग्री, ये हमें दोनों भुजाएं पता है और हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। तो क्या होगा, इसकी वैल्यू रूट में 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, तो रूट में 125 या 5√5। तो OA की लेंथ क्या आ जाएगी 5√5 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। ये ज्योमेट्री का ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन था। 52 देखो हमें क्या करा है, द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड मेजर XYZ आर देन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी। हमें कह रहे घनाभ के 3 सतहों के विकर्ण XYZ है। घनाभ की भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती। अगर घनाभ का बेस वाला प्रस्थ देखें तो ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तो इसका जो विकर्ण होगा x उसकी वैल्यू क्या होगी रूट में L² प्लस B²। y अगर दूसरे प्रस्थ का है तो B² प्लस H²। और z की वैल्यू होगी रूट में H² प्लस L²। अब अगर मैं इन सबका स्क्वायर करके लिख दूं तो x² बराबर L² प्लस B², y² बराबर B² प्लस H² और z² बराबर H² प्लस L²। हमें इसका वॉल्यूम बताना है कि क्या है। घनाभ का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब मुझे LBH का मल्टीप्लाई चाहिए। तो उसके लिए देखो अगर मैं क्या करूं, मैं अगर x² प्लस y² माइनस z² निकालूं, इन दोनों को जोड़ के इसको घटाऊं तो h² से h² गया, L² से L² गया, B² प्लस B² क्या बना 2B²। ये मेरे पास बना। सेम ऐसे ही अगर मैं y² z² को जोड़कर x² घटाऊं तो मेरे पास y² z² को जोड़कर x² घटाऊं L² B² घट जाएगा तो 2h²। z² x² को जोड़कर y² घटाऊं तो क्या 2L²। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यहां से लेफ्ट हैंड साइड में तो इन तीनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा x² प्लस y² माइनस z², y² प्लस z² माइनस x², z² प्लस x² माइनस y² बराबर आ जाएगा 8L² B² H²। अब 8 यहां से उठाकर बट्टा में ले जाऊं और इसका रूट कर दूं L² B² हटाने के लिए, तो मेरे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर बन जाएगा। रूट करते हमें इस पूरे का रूट आ जाएगा, 8 का रूट करूंगा तो 2√2 मिल जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब यहां जो ये 1 है
हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसको अगर मैं लिख दूं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इनटू में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1, तो 1 की जगह मैं अगर ये वैल्यू रिप्लेस कर दूं तो मैं मेरे क्वेश्चन में क्या लिख सकता हूं, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन के अंदर कोट थीटा माइनस में कोसेक थीटा प्लस 1। ऊपर वाले 1 को अगर रिप्लेस करें तो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इनटू में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बटा में कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। तो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा अगर हम कॉमन ले लें या कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बात एक ही, ये अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 माइनस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बटा में भी सेम यही टर्म है, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। ये दोनों टर्म्स आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 54 देखो मैं क्या कर रहा है, द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ द मेल टीचर एंड फीमेल टीचर इन 5 स्कूल। ये हमें मेल और फीमेल टीचर दिखाता है 5 अलग अलग स्कूल में। हमें क्या बताना है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर इन ऑल द 5 स्कूल इज 106.61% ऑफ द टोटल फीमेल टीचर इन द 5 स्कूल। अब सारे मेल टीचर का अगर टोटल करें तो 260, 280, 270, 250 और 230, इन सब का अगर अपन टोटल करें 8 से 14, 21, 26, 29, 2, 1290। टोटल मेल टीचर है 1290। फीमेल टीचर का अगर अपन टोटल करें तो 280, फिर 270, 220, 210, 230, 8, 7, 15, 18 और 21, 2, 1210। हमें बताना है द नंबर ऑफ फीमेल टीचर, सॉरी फर्स्ट पॉइंट, द टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर इन आवर स्कूल इज 106.61%। 1290 1210 का कितना परसेंट है, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 0 से 0 कट गया तो 12900 में अपन 121 का भाग देते हैं, भाग गया एक बार, बच गया 880, भाग नहीं जा रहा, ऊपर से 0 उतारा 800, भाग चला जाएगा 6 बार, 726, बच जाएगा 4, 10 में से मेरे पास 9 में से 2 गए 7, 74। यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा तो 740, फिर चला जाएगा 6 बार, तो 106.61 ये बिल्कुल सही है, करेक्ट एकदम। द नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन स्कूल ई इज 11.73% मोर देन द नंबर ऑफ मेल टीचर इन स्कूल आई। ई में फीमेल टीचर, ई में फीमेल टीचर 280, आई के अंदर हमें कह रहे हैं आई के अंदर मेल टीचर, आई के अंदर मेल टीचर की अगर बात करें 230, 280 230 से कितना ज़्यादा, 50, किससे ज़्यादा, 230 से, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 0 से 0 चला गया, 500 बटा 23%। अब 500 में 23 का भाग दूंगा तो 23 दूना 46, बच जाएगा 440, फिर चला जाएगा एक बार, 21% के आसपास आना चाहिए, तो ये नहीं है, ये 11.73 दे रखा है, ये गलत है। हमें पूछ रहा है विच इज नॉट करेक्ट, तो सेकंड वाला करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। ये डीआई का बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था जिसमें हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन करी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55।
55 भी देखो DI का क्वेश्चन है। अब DI के सिंगल क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द लाइन ग्राफ शोज द प्रोडक्शन इन करोड्स ऑफ 3 कंपनी ओवर द ईयर्स, फाइंड द ईयर इन विच टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी Z इज 30% मोर देन दैट ऑफ कंपनी X। Z का प्रोडक्शन X से 30% ज़्यादा है। ईयर चेक करने हैं 2019, 18, 20 और 21, इन चारों में चेक करना है। Z का प्रोडक्शन X से 30% ज़्यादा है। कंपनी X ये रहा, तो कंपनी X अब मुझे यहां से कंपनी Z का प्रोडक्शन बताना है कि इससे 30% ज़्यादा है। कंपनी Z ये रहा 65, 45 से 65 हुआ, 30% से ज़्यादा हो गया, ये कम है। 50 से 65 हुआ, 30% बढ़ रहे। ऑप्शन 2020 बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। 6 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 2 की पावर z, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। 6 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 2 की पावर z, अगर मान ले इक्वल टू k है, तो 6 की x पावर x बराबर k, तो क्या 6 बराबर k की पावर 1/x। 3 की पावर y बराबर अगर k लेते हैं तो 3 बराबर क्या k की पावर 1/y। 2 की पावर z बराबर अगर k, तो 2 बराबर क्या k की पावर 1/z। 2 इक्वल टू k की पावर 1/z। अब हमें पता है कि 2 इंटू 3 बराबर 6 होता है, तो 2 की जगह रखा k की पावर 1/z इंटू 3 की जगह k की पावर 1/y बराबर k की पावर 1/x। तो k की पावर 1/z प्लस 1/y बराबर k की पावर 1/x। बेस बराबर तो पावर बराबर 1/z प्लस 1/y बराबर 1/x, तो 1/z प्लस 1/y माइनस 1/x बराबर 0। तो हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी 0। ये हमारा आंसर आ गया। ये भी अलजेब्रा का बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 57। 2 पाइप कैन सेपरेटली फिल ए टैंक इन 20 आवर एंड 30 आवर रिस्पेक्टिवली। ए इसको 20 घंटे में बढ़ सकता है, बी इसको 30 घंटे में बढ़ सकता है। अब ये 2 ही पाइप दिए, तो सबसे पहले यहां से टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल लें। टोटल वर्क टैंकी में आते हैं 60 मटके, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2। सबसे पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल ले। अब हमें कह रहा है बोथ द पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक, बट व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल, ए लीकेज डेवलप्स इन द टैंक थ्रू विच 1/3 ऑफ द वाटर सप्लाइज बाय बोथ द पाइप्स लीक आउट। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक। स्टार्टिंग में दोनों काम कर रहे जब तक 1/3 भाग नहीं भर जाता। उसके बाद यहां पर एक लीकेज और डेवलप्ड हो गया, इसकी वजह से हम जितना पानी भर रहे इसका 1/3 भाग बाहर निकल जाता है। तो हमें टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। 1/3 भाग मतलब 20 मटके भरने, बाद में कितने मटके भरने हैं, 40। दोनों मिलकर 5 मटके भरते, तो 20 मटके भरने में कितना टाइम लेंगे। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 20/5 4 घंटे। उसके बाद 40 मटके भरने, लेकिन दोनों जितना भी भर रहे हैं उसका 1/3 भाग बाहर निकल रहा है। दोनों 5 मटके भरते हैं, 1/3 भाग बाहर निकल रहा है, तो 5 का क्या 2/3 भाग बच रहा है, तो 10/3 मटके हर घंटे भरे जा रहे। तो ये 40 मटके भरने में कितना टाइम लगेगा। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 40/10/3, तो 12 घंटे। बचा हुआ भाग 12 घंटे में भरा गया, पहले 4 घंटे लगे, तो टोटल टाइम कितना आ गया, 4 + 12 16 घंटे। तो पूरा टैंक कितने समय में भरा गया, 16 घंटे में। ऑप्शन बी इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58।
हमें कह रहा है द फ्लोरल डिजाइन ऑन द फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रेंगुलर, द साइड्स ऑफ द ट्रेंगल बीइंग 9, 28 एंड 35. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर. हमारे पास ये एक फर्श का जो फ्लोर है, इसमें यहाँ पर हमने इस तरह से टाइल्स यूज करी है. टोटल मिलाकर ये 16 टाइल है जो ट्रेंगल की शेप में. तो ऐसे दो दो टाइलें एक साथ लगाकर ये 16 टाइलों का डिजाइन बनाया. इस ट्रेंगल की भुजा में दे रखी है 9, 28 और 35. तो इसको पॉलिश करने का खर्चा है 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कितना आएगा. तो सबसे पहले हम यहाँ से ट्रेंगल का एरिया निकालें. तो अगर अपन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर दें ताकि हमारे पास कुछ लिखने के लिए स्पेस बच जाए. तो देखो हमारे पास ट्रेंगल की तीनों भुजाएं हैं. एस क्या होगा, सेमी पेरीमीटर 9 + 28 + 35/2, क्योंकि हमें टाइल का एरिया निकालना है. तो भुजाएं हमारे पास कोई ट्रिपलेट रेशियो नहीं बना रही, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं. 9, 8, 17 और 5, 22, 2, 72/2, 36. अब ट्रेंगल का एरिया रूट में एस माइनस ए, 36 में से 9 गया तो 27, एस माइनस बी 36 में से 28 गया तो 8, एस माइनस सी 36 में से 35 गया तो 1. 36 को रूट से बाहर लाए 6. 27 में से अगर इसको 9 × 3 लिखूं और इसको मैं 4 × 2 लिखूं तो 9 से 12 आएगा 3, 4 से 12 आएगा 2, 3 और 2 अंदर रह जाएंगे √6. तो क्या आएगा 18 दूना 36 √6. एक मेरे पास टाइल का एरिया 36 √6. टाइलें कितनी है 16. तो टोटल अगर एरिया निकालें तो क्या आ जाएगा 16 × 36 √6. अब खर्चा है 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और रुपीज में बताना है. टोटल एरिया आया तो टोटल अगर अपन एक्सपेंस निकालें तो एरिया को 50 पैसे से गुना करें. 16 × 36 √6, 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपये. 2 से चला गया 8 बार, तो 36 को 8 से गुना करा, 8 से 48, 4, 8 × 24 और 4 28, 288 √6. अब देखो रूट की टर्म सोल्व करी हुई है तो गुना करना पड़ेगा. 288 को गुना कर दे, √6 की वैल्यू है 2.449. तो क्या करें, 2449 को 288 से मल्टीप्लाई करें. चलिए कोशिश करते हैं 288 से मल्टीप्लाई करने का. 8 × 9 72, 2 बच गया 7. सबका यूनिट डिजिट 2 है तो नहीं पता लग रहा, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि सबके ऑप्शन में 0.312 312 दे रखा है, तो हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. 8 × 9 72, 2 लिख गया 7, 8 चौक 32 और 7 39, 3, 8 चौक 32 और 3 35 बच गया 3, 8 दूनी 16 और 3 19. फिर गुना करें 8 से, 2 9 5 9 1. फिर गुना करें 2 से, 9 दूनी 18, 1 8, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 1 9, 2 8, 2 दूनी 4, 2 9 और 2 11, 6 15 और 8 23, 2 18 20 25, 5 8 और 2 10 और 10 20, 0 2 कैरी आ जाएगी, 4 5 2 7. 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, 705.312. तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा. तो हमें इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ा और उसने पॉइंट के बाद भी देखो 4 डिजिट दे रखे, तो 0 तो इग्नोर करें तब भी 3 डिजिट है और आंसर भी बड़े उसी हिसाब से दे रखे. तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59. In an equilateral triangle, point D lies on the BC such that BD is equal to 1/5 BC. तो हमें AD² और AB² का रेशियो बताना है कि क्या होगा. एक हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
चलिए, ये हम लोगों ने क्या करा, एक इक्विलेटर ट्रायंगल बना लिया। एक ट्रायंगल है ए बी सी, हमें दे रखा है डी पॉइंट्स लाइड ऑन द साइड बी सी सच दैट बी डी इज इक्वल टू 1/5 बी सी। यहां पर कोई पॉइंट है डी जो बी सी का 1/5 है। हमें बताना है ए डी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर का रेशियो। हमने क्या करा, ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, अपन ने लेट करा कि इसकी भुजा 10 है, तो ये 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये इसका BC का 1/5 है, मतलब 2 मीटर, तो ये 8 मीटर। अब हमें AD को मिलाना है, तो A और D को मैं आपस में मिला दूं, मुझे AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर चाहिए। तो अब देखो, AB स्क्वायर तो हम कह सकते हैं 10 का स्क्वायर 100, लेकिन AD चाहिए, तो अगर मैं इस A से इस पर लंब डालूं तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, ये 5 होगी, ये 5 है तो ये 3 होगी। अब मेरे पास ये 3 मीटर है, इसकी अगर मैं हाइट निकालूं तो इक्विलेटर ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2 इंटू ए, तो क्या आ जाएगी 5√3। तो AD की लेंथ अगर अपन निकाले पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, AD की लेंथ रूट के अंदर 5√3 का स्क्वायर 25 ये 75, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या आ जाएगा रूट में 84। तो AD के लिए √84 का स्क्वायर, AB स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 84/100। 4 से काट दें तो 21/25, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 21/25। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। MX is the median of triangle MNO. Y is the centroid of triangle MNO. YX is equal to 12 centimeter. Then what is the length of MZ? Length of MZ. हम लोगों के पास ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है MNO। MNO हमारे पास इसका नाम है, इसकी माध्यिका है MX। MX इसकी मीडियन है जो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी। इसका सेंट्रोइड है Y। YZ की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो हमें MX की लेंथ बतानी है। हमें पता है सेंट्रोइड इस माध्यिका को 2:1 में बांटता है, एक की वैल्यू 12 सेंटीमीटर तो 2 की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, तो पूरी माध्यिका MX की वैल्यू 24 + 12 36 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। ऑप्शन बी इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 61। A cos स्क्वायर थीटा प्लस B sin स्क्वायर थीटा बराबर दिस, तो हमें कोट थीटा की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। A cos स्क्वायर थीटा प्लस B sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा +1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा क्या साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा नीचे, कोस स्क्वायर थीटा ऊपर, कोस स्क्वायर थीटा का अंदर गुना करा तो सेक स्क्वायर थीटा क्या बनेगा 1 प्लस क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा। मेरे पास क्या है 1 + कोस स्क्वायर थीटा, A कोस स्क्वायर थीटा प्लस B साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे चाहिए कोट की टर्म। कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दूं तो A कोट स्क्वायर थीटा प्लस B बराबर 1 साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। तो A कोट स्क्वायर थीटा प्लस B कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 + कोट स्क्वायर थीटा लिखूं तो 1 + 2 कोट स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर लिया हूं अगर मैं, तो B - 1 बराबर 2 कोट स्क्वायर थीटा माइनस में A कोट स्क्वायर थीटा।
कोट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो क्या आएगा 2 माइनस ए बराबर बी माइनस 1। तो कोट स्क्वायर थीटा बी माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस ए, तो कोट थीटा इसका क्या हो जाएगा रूट। तो कोट थीटा क्या आ जाएगा रूट में बी माइनस 1 अपॉन 2 माइनस ए। अब बी माइनस 1 अपॉन 2 माइनस ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 62। ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट y, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट y टचेस द सर्किल एट x, O इज द सेंटर ऑफ सर्किल। हमारे पास एक सर्किल है, बार किसी बिंदु से हम इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते, चलिए ये हम लोगों को दे रखा है। बार हमने एक बिंदु से टेंजेंट ड्रॉ करी जो बिंदु y से खींची गई स्पर्शरेखा वृत्त को x पर स्पर्श करती, x पर स्पर्श करती। O इस वृत्त का केंद्र है। OY हमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर, XY हमें दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या बतानी। OX की वैल्यू चाहिए, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये 50, ये 40, तो ये 30, ये ट्रिपलेट रेशियो बना। तो वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 63। फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ पिरामिड व्हिच बेस इज हेक्सागन, विच साइड 8√3 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर। बेस हेक्सागन है जिसकी भुजा 8√3 सेंटीमीटर है और हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर। हमें इस पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया बताना है कि क्या होगा। हमें पता है कि पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया जो हमारे पास होता है वो क्या होगा, बेस का एरिया प्लस 1/2 बेस पेरीमीटर इनटू में स्लांट हाइट। तो बेस का एरिया तो पता है 6 इंटू √3/4 भुजा स्क्वायर, ए कितनी है 8√3 का स्क्वायर, प्लस 1/2 बेस पेरीमीटर 6 इंटू ए। हेक्सागन है तो 6 भुजाएं होंगी, तो 6 इंटू 8√3 इंटू में स्लांट हाइट। स्लांट हाइट हमें फाइंड करनी है, तो अपन स्लांट हाइट निकालने के लिए देखते हैं। हेक्सागन की हमें बेस की भुजा दे रखी है, तो अगर अपन यहां पर हेक्सागन बनाए तो ये हमारे पास हेक्सागन, इसके सेंटर से अगर मैं हाइट बना लूं, हेक्सागन बनाने का इसमें ऑप्शन नहीं है। अब मैं यहां से क्या करूं, इसकी अगर हाइट बना दूं, ये मैंने इसकी हाइट बना ली 16 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इसको यहां से मिलाऊंगा, इसके यहां सेंटर से मिलाऊंगा, तो वही तो इसकी क्या होगी, स्लांट हाइट होगी। अब स्लांट हाइट होगी तो मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली यहां जो 90 डिग्री बना रही है। तो अगर मैं इनको मिलाऊं, इसको और इसको अगर मैं मिलाऊं, तो ये मेरे पास इस ट्रायंगल की हाइट हो गई क्या, इस ट्रायंगल की हाइट हो गई, ये वाली इस ट्रायंगल की हाइट हो गई। तो मुझे पता है भुजा है 8√3, हाइट हमारे पास ये तो 16 है, इस ट्रायंगल की जो हाइट होगी ये √3/2 इंटू ये होती है। तो ए कितनी है 8√3, तो क्या आ जाएगा 2 से गया 4 बार, 4 गुना 3 ये क्या आएगा 12, ये 12 सेंटीमीटर आई, ये 12 ये 16, तो ये कितनी 20। तो स्लांट हाइट कितनी आ गई 20। अब यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 से चला गया 2 बार, 8 दूनी 16, 16 इंटू 3 48, 48, 6√3 इंटू में यहाँ से 16 थी 48 बना, प्लस 2 से गया 3 बार,
20 थी 60, 60 इंटू 8 480√3। तो यहाँ से सोल्व करें तो 8 6 48, 4 24 और 4 28, 288√3 प्लस 480√3। तो इसको अगर अपन सोल्व करें तो क्या बन जाएगा, √3 कॉमन आ गया, 8 8 दूनी 16, कैरी आ गई 1, 768√3। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। मेन बस हमें इस डायग्राम की मदद से समझना, ये 3D का डायग्राम है, ये उसकी हाइट थी, ये उसकी यहाँ से ट्रायंगल की हाइट आ गई और ये स्लांट हाइट आ गई। तो स्लांट हाइट की हाइट 20 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इन एन क्वाड्रिलेटर ABCD गिवन दैट AB BC CD एंड DA, इन सब की लेंथ दे रखी है। DAB 90 डिग्री है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 2070 सेंटीमीटर क्यूब देन एरिया ऑफ लेटरल सरफेस इज। तो हमें उसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। प्रिज्म है, प्रिज्म का अगर अपन लेटरल सरफेस एरिया देखें, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है, बेस का पेरीमीटर इनटू में हाइट। अब हमें यहां से बेस का पेरीमीटर, तो बेस की भुजाएं तो पता है, पेरीमीटर निकाल लेंगे, लेकिन हमें मेनली क्या चाहिए, हाइट। उसके लिए हमें प्रिज्म का वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम हमें दे रखा है 2070 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम हमें पता है कि क्या होता है, बेस एरिया इनटू में हाइट। तो हमें यहां से बेस का एरिया और हाइट दोनों निकाल लें। अब प्रिज्म का आधार एक चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटर बनाते हैं ABCD। ABCD हमने बनाया जिसमें AB 9 है, BC 14 है, CD 13 है और DA 12 है। और एंगल हमें दे रखा है DAB, DAB ये वाला 90 डिग्री। तब अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये 9 12, ये एक ट्रायंगल बना, ये क्या आएगा 15, एक ये ट्रायंगल बना। तो बेस का एरिया निकालते हैं, तो इस ट्रायंगल का एरिया तो आ जाएगा 1/2, 12 इंटू 9, 9 6 54। पर इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, S निकालेंगे, S सेमी पेरीमीटर होगा, तो 13 + 14 + 15/2। तो S की वैल्यू क्या आई 21। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, रूट में S - 15 6 14 7 13 गया तो 8। तो यहाँ से 21 को अगर मैं लिखूं 7 इंटू 7 तो 7 बार आया, 21 7 इंटू 3 था तो ये 6, 3 इंटू 2 बना, तो 3 इंटू 3 से 3 बार आया और 8 दूनी 16 से 4, तो 7 21 इंटू 4 84। तो इस वाले का एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे बेस का एरिया अगर अपन निकालें तो 54 + 84 138 इंटू हाइट, वॉल्यूम बराबर किसके है 2070 के। तो H की वैल्यू क्या आई 2070/138। 3 से अगर अपन काट दें, 6 × 18, 2 27, 690, 4 × 12 बच जाएगा, 1 18 चला जाएगा 46 बार, 23 से गया 30/2 या 15। हाइट कितनी आ गई 15। तो अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, बेस का पेरीमीटर, इन सब का टोटल 9 और 14 23, 23 और 13 36, 36 और 12 48, इंटू में हाइट कितनी 15। तो क्या जाएगा 480 और 240 720। तो मेरे पास इसका लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आया 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो इस पेपर में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, प्रिज्म का क्वेश्चन भी आया, पिरामिड का क्वेश्चन भी आया, ट्रिग्नोमेट्री के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 65।
a प्लस बी 24, 8ab बराबर 256, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a² प्लस 3b²? हमें 3a² प्लस 3b² की वैल्यू चाहिए, तो यहां से 3 अगर अपन कॉमन ले लें तो क्या a² प्लस b², तो क्या इसको मैं 3a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab लिख सकता हूं? तो 3a प्लस बी की वैल्यू 24, तो उसका स्क्वायर माइनस में 2ab चाहिए, 8ab 256, 4 का भाग दे दूं तो क्या आ जाएगा 2ab बराबर 64। तो 3 इंटू 24 का स्क्वायर 576 माइनस में 64, तो 3 इंटू 512, तो क्या आ जाएगा 1536। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। 3a² प्लस 3b² की वैल्यू 1536। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। 3 dice are thrown. If A appears on the first dice, B appears on the second dice and C appears on the third dice, find the probability of getting A less than B less than C. 3 पासे फेंके जाते हैं, A पहले पासे पर प्रकट होता है, B दूसरे पासे पर और C तीसरे पासे पर। A B से छोटा हो, B C से छोटा हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या होगी। अब देखो 3 पासे फेंके, 3 डाइस हमने फेंकी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल इवेंट कितने होंगे? 6 की पावर 3 मतलब 216 टोटल इवेंट होंगे 216। अब हमें तीनों पासों पर क्या चाहिए, 3 अलग अलग नंबर चाहिए, तीनों पासों पर अलग अलग नंबर चाहिए। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम अगर अपन देखें तो क्या होंगे, 6 नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, उसमें से कितने चाहिए, 3 चाहिए, 6c3, तो क्या आएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 से 6 चला जाएगा, 5 इंटू 4 20। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमारे फेवरेबल आउटकम है 20, टोटल आउटकम 216, तो 20 बटा 216, 4 से गया तो 5 बटा 54, 5/54 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर आ गया कि हमें 6 में से 3 अलग अलग नंबर चाहिए, तो 6c3 और हमारे पास ये कंडीशन बन गई। टोटल आउटकम 216 थे, तो 5/54। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। O is the incenter of triangle PQR. Angle POR is equal to 120 degree. Then what is the value of PQR? अब देखो ट्रायंगल PQR में अंतः केंद्र O है, इन सेंटर पर बना कौन, 90 डिग्री प्लस सामने वाले शीर्ष पर बने कोण का आधा। ये ट्रायंगल है PQR, इसमें O इसका इन सेंटर है। एंगल QOR सॉरी POR हमें दे रखा है, तो यहाँ ये वाला कोण POR हमें क्या दे रखा है 120 डिग्री, तो हमें PQR ये वाला कोण चाहिए। तो एंगल POR क्या होगा 90 डिग्री प्लस ट्रायंगल PQR का आधा, POR 120 डिग्री बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल PQR का आधा, तो PQR बाई 2 बराबर 30 डिग्री, तो एंगल PQR बराबर 60 डिग्री। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। तो 67 का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 68। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। इन सब का अपन एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 12, 2 से गया 6 बार, 6 से गया 2 बार, 12 से गया 1 बार, तो 9/12 या 3/4, मतलब पहला बिल्कुल सही है। इसका अगर अपन एलसीएम ले तो एलसीएम आएगा 60, 10, 5, 3, तो 18/60, 6 से काट दो तो 3/10, जबकि 3/5 है तो दूसरा गलत है। तो कौन सा कथन सही है, केवल फर्स्ट। तो ऑप्शन ए हमारा
आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69। व्हाट इज द लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ p फॉर विच नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 9 से हमें डिवाइड करना है तो इसके अंकों का योग देखें, 5 3 8 और 1 9, 8 और 4 12। अब मेरे को 12 है तो 18 बना सकता हूं, मतलब इनकी वैल्यू 6 हो सकती। अब मिनिमम वैल्यू चाहिए तो 6 बनाऊं तो पीपी सबका मान क्या हो जाएगा 2 2, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 2। इससे कम कुछ नहीं आ सकता क्योंकि 9 का मल्टीपल बनाना था तो 18 बना हमने यहाँ से, तो 2 2 आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर। द एवरेज मार्क्स obtained by 120 student in examination is 50. The average marks of pass student is 70. Average marks of fail student is 30. What is the number of student who passed the exam? टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं, इसमें से जो पास हुए उनका स्कोर है 70, जो फेल हुए उनका है 30, सबका मिलाकर एवरेज स्कोर है 50। तो एलिगेशन लगाया 50 माइनस 30 20, 70 माइनस 50 20, तो 1:1। तो 120 में से आधे पास आधे फेल, तो हमें क्या बताना है, पास होने वाले कितने हैं 60, आधे पास हुए और आधे फेल हो गए। नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर। इफ साइन m प्लस साइन n बराबर p, कोस m प्लस कोस n बराबर q, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन m इंटू साइन n प्लस कोस m इंटू कोस n। अब हमें इनका मल्टीप्लाई चाहिए तो हम इनका स्क्वायर कर देते हैं, फिर देखते हैं साइन m प्लस साइन n बराबर p, साइन m प्लस साइन n बराबर p। अगर मैं स्क्वायर करूं साइन स्क्वायर m प्लस साइन स्क्वायर n प्लस 2 साइन m साइन n बराबर p स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन है कोस m प्लस कोस n बराबर q। तो इसका भी अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो कोस स्क्वायर m प्लस कोस स्क्वायर n प्लस 2 कोस m कोस n बराबर q स्क्वायर। ये साइन n है भाई। अब हमें क्या बताना है, इन दोनों का सम। तो इन दोनों को जब मैं जोड़ूं तो मुझे पता है इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा 1, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा 1। इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा तो साइन m इंटू साइन n प्लस कोस m इंटू कोस n बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब ये मैं 2 को उधर ले जाऊं तो 2 इंटू साइन m इंटू साइन n प्लस कोस m इंटू कोस n बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस में 2। 2 का भाग दे दो, 2 यहाँ से गया तो 2 का भाग दे दिया, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2/2। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ गया। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, हमने इसको सोल्व करा। इन टर्म्स को देखते हमें पता लग गया कि हम स्क्वायर करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 72। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग 4 सेंटीमीटर है। लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है, लंबाई और चौड़ाई का योग 4 है और 3 गुना है लंबाई, तो 3 और 1 हो गई। घनाभ की ऊंचाई इसकी लंबाई और चौड़ाई के योग की आधी है, तो हाइट इन दोनों के योग की आधी मतलब 2 सेंटीमीटर। तो हमें इसका घनाभ का टोटल सरफेस एरिया बताना है। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू LB 3, BH 2, HL 6, तो 2 गुना में 11, तो क्या जाएगा 22। तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। बस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता लगते तो हम बड़े आराम से फॉर्मूले में वैल्यू रखकर आंसर निकाल लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 73 देखो DI का क्वेश्चन है। द बार ग्राफ गिवन शोज द पॉपुलेशन ऑफ 2 स्टेट S1 एंड S2 इन 5 ईयर।
दो स्टेट है S1 और S2 जिनकी पॉपुलेशन 5 सालों में दिखा रखी है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द रेशो पॉपुलेशन ऑफ S1 टू द पॉपुलेशन ऑफ S2 इन ईयर Y1 इज 3:1। Y1 में S1 और S2 की पॉपुलेशन का रेशो 3:1 है, नहीं है, गलत है। वर्ष Y3 में S1 की जनसंख्या S2 की जनसंख्या का 140% है। Y3 के अंदर S1 की जनसंख्या S2 की जनसंख्या का 250 का 140%, 140/100, 25 गुना 14, 350 बिल्कुल है। तो हमारे पास दूसरा बिल्कुल सही है। तो हमें क्या कहना है, कौन सा सही है? ओनली सेकेंड, ऑप्शन डी इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 74 नंबर। A train of length 300 meter crosses a tree in 20 seconds and crosses another train of same length traveling in opposite direction 25 seconds. What is the speed of second train? टाइम होता है रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। ट्रेन ने 20 सेकंड में किसी पेड़ को क्रॉस कर दिया, तो पहली ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी? 300/20 क्या आ जाएगी? 15 मीटर पर सेकंड। पहली ट्रेन की स्पीड आई 15 मीटर पर सेकंड। अब विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में क्रॉस करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करने का टाइम रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टाइम है 25 सेकंड, रिलेटिव डिस्टेंस दोनों की लेंथ का टोटल 300 + 300 600। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड का टोटल 15 + x। तो 15 + x की वैल्यू 600/25 मतलब 24। तो x का मान 24 - 15 9। तो दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या आई? 9 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 75। A certain sum become 4 times of itself in 5 years at the rate of simple interest. In 50 years it will become how many times of itself at the same rate of simple interest? कोई प्रिंसिपल था 100 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट से 5 सालों में 4 गुना हुआ, मतलब 100 से कितने रुपए बने? 400 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 300 रुपये। अब 5 सालों में सिंपल इंटरेस्ट मिला 300 रुपये, तो अगले 5 सालों में 300 रुपये सिंपल इंटरेस्ट और मिल जाएगा और अमाउंट कितनी हो जाएगी? 700 रुपये। अगले 5 सालों में सिंपल इंटरेस्ट फिर 300 रुपये और मिल जाएगा, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी? 1000 रुपये। तो 5, 10 और 15 साल हो गए। तो 15 सालों में राशि कितने गुना होगी? 100 से 1000 हो गई, तो कितने गुना हो गई? 10 गुना। तो कितने गुना हो गई? 10 गुना। अब हमें पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम इटसेल्फ द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। खुद की कितने गुना हुई? 10 गुना। अगर कितनी इंक्रीज हो गई? तो 9 गुना इंक्रीज हो गई। तब आंसर क्या होता? सी। चलिए, तो हमने क्या करा? पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। इसमें कहीं भी कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहें। थैंक्स।